अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं शेख अफगान जिलीपी माइकल सीजरडी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। और टाइटल और थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे मैं आज किसको रोस्ट कर रही हूँ और कौन से टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ। अगर नहीं भी समझे तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आज कंगना रनौत मणिकर्णिका को रोस्ट करने वाली हूँ और दूसरे पार्ट में, और टॉपिक वही जो है लकड़ी के घोड़े पे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो शॉर्ट होगी और आप वीडियो पूरी तरह शूट होने पर पता नहीं कितने लंबे होंगे हैं क्या। तो पिछली बार जो कुछ पॉइंट्स बता रही थी, तो ऐसे पॉइंट्स बता रही थी जो सबको पसंद आए। तो लेकिन उस वक्त अचानक आजकल पता नहीं मेरे ख्याल से वो शॉर्ट्स कैसे आ गए हैं। तो कुछ शॉर्ट्स कुछ ऐसे लगे हैं जो मुझे लगता है कि उसका दूसरा पहलू भी बताना चाहिए। तो हो सकता है कि बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं उस दूसरे पहलू को बताने लगी है तो इंडिया के जो पैट्रियट लोग हैं इंडिया के जो काफ़ी देशभक्त लोग हैं वो शायद मुझे नफरत करने लगेंगे या फिर मुझे क्रिटिसाइज करने लगेंगे। तो ये बस मेरा पॉइंट है, और जो मुझे मेरी गलत होने पर मुझे क्रिटिसाइज करते हैं वो मुझे सपोर्टर्स है। तो क्योंकि कई बार जो है यहाँ पे मैं गलत हो सकती हूँ। खैर अभी जो बात पॉइंट आप शुरू करने जाती हूँ, तो आज उसके जो पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं। तो तो अभी जो बस मणिकर्णिका के बारे में यहाँ पे बात करूँगी। तो मणिकर्णिका के जो पहले सीक्वेंस थी वो झांसी की रानी के बारे में सीक्वेंस। तो मैं यहाँ पे कुछ मूड करूँगी। तो ओके, तो अभी देखती हूँ शायद कुछ मूड कर सकती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे बात कुछ ऐसी है। मणिकर्णिका में झांसी की रानी की जब बात हो तो यहाँ पे लकड़ी के घोड़े की इस्तेमाल कंगना रनौत जी ने लकड़ी के घोड़े का इस्तेमाल की है। तो मैं उसे दोबारा इसलिए रोस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे बात ही कुछ ऐसी है कि दोबारा रोस्ट करने पड़ जाए। तो अगर मैं दोबारा रोस्ट करूँ तो उससे पहले तो मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि आज बात कुछ क्या है। ओके, अब मैं सीधे चलती हूँ झांसी। झांसी लिखने में ही कई सारे ऑप्शन आए हैं। तो एक ऑप्शन लिखती हूँ झांसी इंडिया। तो इंडिया के जो झांसी है उसके यहाँ पे बात करूँगी। तो झांसी जो है वो हिस्टोरिकल सिटी ऑफ इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश। तो नॉर्थ प्रोविंस की बात करें तो क्योंकि इंडिया की है तो उत्तर प्रदेश ही लिखा होगा। तो यहाँ पे बुंदेलखंड पहुंच रिवल की जो बुंदेलखंड के जो बैंक है, बैंक का मतलब है यहाँ बैंक का मतलब है नदी के किनारे की बात करी हो, पैसे वाले बैंक की बात नहीं करनी हो। तो वहाँ पे बात हो रही है। तो
अभी यहाँ पे अभी जो मैं वहाँ कुछ जाऊंगी। अच्छा, तो ये 19 सदी झांसी के रानी की जो बातें हो 19 सदियों की है, तो जाहिर से बातें 19 सदियों की कई सारे ओके। अभी मैं अपना तो अभी जो झांसी की जो बातें 19 सदियों की जो कई सारे बातें, तो 19 सदियों के कई सारे एरियाज उस वक्त जंगल थे जो आज शहर बन चुके हैं, और कई सारे एरिया जो 19 सदियों में जंगल थे आज वो मेगा सिटी भी बन चुके हैं। ओके, तो अब फिर भी तो मैं अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट बिंग की जो मैप इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो गूगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे गूगल में मैप थोड़ा सा अलग दिखेगी। खैर, यहाँ तो अगर शूटिंग करना चाहती है तो काराउन यहाँ पे कारगुआन से शूटिंग कर सकती थी, और शायद वहाँ से शूटिंग कर चुकी होगी। तो इस एरिया में शायद शूटिंग कर चुकी होगी, तो मुझे पता नहीं। तो आप सीधे बात करो, 19 सदियों में झांसी में के आसपास भी काफी सारे जंगल हुआ करते थे। तो अब देखती हूँ तो हॉर्स स्पीड, अब हॉर्स स्पीड की यार बात करूंगी। तो अभी तक जो वर्ल्ड फास्टेस्ट हॉर्स जो है वो 55 माइल पर आवर्स की है। तो और उससे पहले तो जो फास्टेस्ट हॉर्स थी वो करीब 44 माइल पर आवर्स की थी। खैर, झांसी के वक्त करीब 40 माइल पर आवर्स की तो होंगी। तो खैर, अब मैं सीधे चलती हूँ ओके, जंगल और हॉर्स स्पीड। अब जंगलिंग होने के जो रास्ता के यहाँ पे बात कर लूँगी, तो वाइल्ड हॉर्स। ओके, मैं तो भाई जंगल हॉर्स ही कह रही थी। तो वाइल्ड, अच्छा वाइल्ड हॉर्स। अब वाइल्ड हॉर्स की स्पीड, तो खैर वहाँ पे जो है, खैर यहाँ पे काफी कम दिखाई दे रही है। तो खैर वो भी 55 माइल पर आवर्स की है। तो खैर शायद वाइल्ड हॉर्स की बात करें तो ज़्यादा कुछ शहरी हॉर्स ऐसे हैं जो 30 माइल पर आवर्स की होते हैं, और जंगल हॉर्स जो है वो 40 माइल पर आवर्स की तो होंगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये यहाँ पे, यहाँ पे हॉर्स
कारगुआन में जब शूट कर रही थी तो यहाँ पे जंगली घोड़ा उसे मिल ही गया होगा, या फिर सबसे तेज घोड़ा उसे मिल गया होगा। क्योंकि अभी जो मैं यहाँ पे आपको जो शूट दिखाने जा रही हूँ तो वो भी थोड़ी सी हटके ही होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो घोड़े जो है वो यहाँ पे घोड़ा जो दिख रहा है वो तो सीधे मूड में है, और कंगना रनौत में भी सीधे मूड में है। तो वो बस अच्छी असली घोड़े पे सवार हो रही थी, तो फिल्मों में भी नकली घोड़े की सवार क्यों हो रही है? तो ये हमारा एक सवाल है। जबकि यहाँ पे कई सारे जंगली घोड़े हैं या फिर तेज घोड़े भी एफोर्ड कर सकती थी। क्या यहाँ पहले मुद्दा थोड़ी सी खत्म करती हूँ, तो अब आप यहाँ पे लेकर चलती हूँ कंगना रनौत। कंगना रनौत, हाँ ओके भाई। कंगना रनौत की जो नेटवर्थ है वो $15 मिलियन है, यानी कि 1.5 करोड़ US। अब आप यहाँ पे फास्टेस्ट हॉर्स कॉस्ट, ओके, वो है क्या वहाँ पे जो अरेबियन हॉर्स जो है वो करीब 1 मिलियन तो होंगी, तो लोएस्ट कॉस्ट जो है वो 300 हॉर्स होंगे। तो अरेबियन कॉस्ट यूरोपियन तो अरेबियन हॉर्स से तो ओके, अभी तो आपको लेकर चलती हूँ। तो बजट वैसे कंगना रनौत हमेशा मैम हमेशा तो करती रहती है कि यहाँ पे हॉर्स किस तरह से होती है। तो आप यहाँ पे रेस हॉर्स की बात करूँगी तो हमें ये जो ग्रेटेस्ट रेस हॉर्स के यहाँ तो यहाँ बात करूँगी तो आप फ्रैंकल की यहाँ बात करूँगी। तो खैर मैं बस यहाँ पे लिखूंगी तो फ्रैंकल हॉर्स कॉस्ट, ओके, फ्रैंकल हॉर्स कॉस्ट। तो सारे ग्रेटेस्ट रेस हॉर्स हैं, तो आप फ्रैंकल हॉर्स कॉस्ट लो।
यहाँ फ्रैंकल के जो हॉट स्पॉट्स है वो US डॉलर में तो है, लेकिन सिर्फ 2,25,000। और कंगना रनौत के जो नेट वर्थ है वो 15 मिलियन US डॉलर, यानी कि तो इसके हिसाब से तो भाई 150 लाख तो होंगी। तो आप मैं शायद कैलकुलेट कर पाऊंगी, तो चलो मैं कैलकुलेट अभी कर लेती हूँ। तो अच्छा, तो 150 15 मिलियन यानी कि 150 125 15 मिलियन 2,25,000। फ्रैंकल रेस और आप फ्रैंकल रेस हॉर्स से भी 15 मिलियन ऐसे फ्रैंकल के रेस हॉर्स की कीमत से भी 60 गुना मालकिन है। तो ओके ओके 30 मिनट, तो 60 गुना जब मालकिन तो है, तो जाहिर से बात। अब मैं बात करूंगी झांसी की रानी के बारे में। तो झांसी की रानी अब सन 2014 के हिसाब से बात करूंगी। अभी तो शायद यहाँ पे सन 2020 की बात करनी है, तो आप सन 2014 की बात करूंगी। तो अभी भी 15 मिलियन ही US डॉलर जो है वो 15 मिलियन ही दिखाई दे रही है। तो आप समझ में आएंगे होंगे कि ओके आप देखती हूँ नानी का कॉस्ट। तो बजट तो भाई ठीक है, लेकिन आप कॉस्ट के हिसाब से बात करूंगी। तो रिन्यू तो ठीक है। यहाँ पे तो 125 करोड़ और रुपये और इंडियन रुपीस की बात हो रही है। तो मणिकर्णिका जी की जो बजट कॉस्ट है वो 125 करोड़। ओके अभी देखूंगी। तो 125 करोड़ 7, इसको हम इंडियन रुपी से US डॉलर में कन्वर्ट करें तो अभी लाखों को बहुत ज़्यादा हो रहे। तो ओके 125 7, तो 125 7, तो यहाँ पे 66। तो यहाँ पे तो करीब 18 मिलियन करीब 19 मिलियन US डॉलर्स तो होंगे। तो मणिकर्णिका की टोटल बजट 19 मिलियन US डॉलर्स, और यहाँ पे कंगना रनौत की नेट और जो है 15 मिलियन US डॉलर।
और ग्रेटेस्ट रेस हॉर्स जो है वो $US की हिसाब से 2.5 लाख भी नहीं है। तो फिर लकड़ी के घोड़े पे चढ़ने की क्या जरूरत आ पड़ी। तो ये तो मुझे नहीं लगता ये हमारे कोई रेस को, मुझे नहीं लगता ये रेस हॉर्स की बात हो रही है। मुझे लगता है कि ये बात कुछ चीप तरीके से एंटरटेनमेंट हो रही है। क्या ना, अब इस पॉइंट तो मैंने खत्म करनी है। अब झांसी की रानी की कहानी की तरफ जाती हूँ, जहाँ पे है। तो मैंने कुछ देर पहले झांसी की रानी की मूवीज के जो कुछ शॉर्ट्स, कुछ सीन्स मैंने देखे हैं। पूरी मूवी नहीं देख पाई, कुछ सीन्स देखे, बस कुछ ही सीन्स। तो यहाँ पे ओके, ये पॉइंट हुआ खत्म। अभी दूसरा पॉइंट में जाती हूँ। तो ये जो पॉइंट है, मुझे लगता है इसके बाद काफ़ी नफरत करने वाले इंडिया से काफ़ी मुझे नफरत करने वाले मिल जाएंगे। तो बस छोटी बहन समझ के माफ कर देना। और अगर अच्छी तरीके से मुझे क्रिटिसाइज किए, पॉजिटिव लैंग्वेज में मुझे क्रिटिसाइज किए, तो दैट्स मीन आप मेरा सपोर्टर्स हैं। क्योंकि पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे सपोर्टर्स ही मेरी गलतियों को पकड़ के मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो हमेशा सही रहूँगी तो हूँ नहीं, कुछ बात मैं शायद मैं गलत हो सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे चलती हूँ कि दूसरा पॉइंट में झांसी की रानी। ओके, अब ओके, झांसी की रानी स्टोरी। ओके, यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ही बात कर रही है। तो ओके, यहाँ पे लक्ष्मीबाई के जो स्पेलिंग है वो काफी गलत देख रहे हैं, जबकि यहाँ लक्ष्मीबाई की स्पेलिंग सही देख रहे हैं। क्या ना, मैं तो इसमें स्पेलिंग गलत ढूंढने वाली तो हूँ नहीं। अब जाती हूँ मेन पॉइंट पे। या अल्लाह, मुझे लगता है तो भाई काफ़ी लंबे होने वाले हैं। ओके, तो ओके, झांसी के रानी के बारे में जब बात हो रही है तो सिंबल ऑफ ब्रेवरी, पैट्रियटिज्म, रेस्पेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड, परसेवरेंस एंड जेनरसिटी एंड रेसिस्टेंस ऑफ ब्रिटिश रूल्स। तो सब तो ठीक है, लेकिन रेस्पेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये बात तो भाई
मुझे नहीं लगता कि कंगना रनौत से के इमेज से मैच करती हैं, क्योंकि जिन लड़कियों को रेस्पेक्ट की जाती है वो का माफ कीजिएगा, मेरे अंदर अहमद शेखब के जो कैरेक्टर समा गए हैं, इसलिए कई साइड टॉपिक्स में बात कर रही हूँ तो जो इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कंगना रनौत किसी के लिए इस पॉइंट पे झांसी के रानी के काबिल हैं, क्योंकि यहाँ पे कंगना रनौत अफेयर ओके। तो कंगना रनौत के जो अफेयर्स की बात हो तो यहाँ पे एक्ट्रेस कंगना रनौत हैज डेट आदित्य पंचोली, अध्या सुमन, अजय देवगन, निकोलस लाफर्टी एंड ऋतिक रोशन। यहाँ पे अफेयर बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप। तो 1 2 3 4 5 तो रमण ही सही है, लेकिन जिन औरतों को 5 मर्दों के साथ 5 शादीशुदा मर्दों के साथ अफेयर्स है, तो जिनमें 3 शादीशुदा मर्दों को मैं जानती हूँ, आदित्य पंचोली, अजय देवगन और ऋतिक रोशन। तो वो किसी की कीमत पे जो है रिस्पेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड की कैटेगरी में नहीं आ सकती, क्योंकि लड़कियों को जिन लड़कियों को इज्जत दिया जाता है वो कभी भी एक शादीशुदा मर्दों से अफेयर नहीं कर सकती ज़्यादातर। तो अगर कर भी लेती हो सिर्फ एक ही, तो यहाँ 5 शादीशुदा मर्दों से अफेयर की बात हो रही है। तो इज्जतदार लड़की कभी एक इज्जतदार औरतें कभी 2 मर्दों के साथ ओके, एक इज्जतदार औरतें जो है वो कभी 2 मर्दों के साथ अफेयर नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ तो भाई 4 मर्दों के साथ अफेयर हो रही हैं। वो कैसे हो रही है तो ये तो मुझे पता नहीं है, तो है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ और हो रही है। तो क्या ना बॉलीवुड का क्या, तो यहाँ पे बॉलीवुड में तो कुछ भी हो सकते हैं। आप झांसी की रानी के जो ब्रेवरी का सिंबल भी माना जाता है, और कंगना रनौत की ब्रेवरी तो आप सबको जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं तो अभी भी वो पॉइंट भूल चुकी हैं, तो और शायद भूलना भी चाहिए था, क्योंकि 6 महीने भी बीत चुके हैं उस टॉपिक पे बात करते हुए। तो है क्या है, आप देखोगे सीधे ये पॉइंट वगैरह क्या, तो कंगना रनौत सिक्योरिटी, हाँ ओके। कंगना रनौत की सिक्योरिटी बात करें तो कंगना रनौत चंडीगढ़ एडमिट हाई सिक्योरिटी ऑन September 9, 2020.
So why didn't another actor Deepika Padukone get protection when she faced threat of beheading by Kanish Sena in 2017? Intelligence agencies are not accountable to an statutory body and are subject on the internal oversight of MHA and the Ministry of External Affairs. खैर यहाँ पे जो मुझे कंगना रनौत को जब इतना बड़ा प्रोटेक्शन मिल गया तो दूसरे औरतों को भी मिलना चाहिए था, है ना। यहाँ झांसी के रानी के जहाँ तक मुझे लगता था कि झांसी के रानी के खुद के लिए कम दूसरे औरतों के लिए ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, तो यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। खैर आप यहाँ देखिए तो 1 2 3 4 ओके गुड 1 2 3 4 5 6 इस सीन पर 6 मिलिट्री इस सीन पर 6 मिलिट्री फोर्स सिक्योरिटी है और 3 पर्सनल सिक्योरिटी मिल जाते हैं। तो ये अपनी पर्सनल सिक्योरिटी है कि नहीं ये तो ठीक से दिखाई नहीं देती। तो 8 सिक्योरिटी गार्ड्सों में से 2 पर्सनल सिक्योरिटी है और 6 जो है वो मिलिट्री सिक्योरिटी और एक तो पर्सनल असिस्टेंट भी है। भाई कंगना रनौत जो है वो यहाँ पे आमसी वक्त पे ही अच्छा ये कंगना रनौत है। हाँ खैर ये है सिक्योरिटी इंचार्ज। तो 9 सिक्योरिटी आर्मी से ये घेरी हुई होती है और अब तो सितंबर महीने की 9 तारीख सन 2020। तो यहाँ पे जो है उन्होंने मास्क भी नहीं पहना है, जबकि मेरी जो कैरेक्टर है एनिमेटेड कैरेक्टर है यास्मीन और मैं खुद कई बार मास्क पहन चुकी हूँ, लेकिन इन्होंने तो भाई तो मास्क ही नहीं पहना। और जो स्पॉटिफाई में जो मेरा प्रोफाइल है, अच्छा स्पॉटिफाई जो प्रोफाइल में जो मेरे जो सेलिब्रिटीज है वो भी मास्क पहनते हैं। और ओके आप ये वो दौर था जब मेरी एक सेलिब्रिटीज जो थे काफ़ी मास्क पहनती ही नहीं थी। सॉरी ये वो दौर थे जब दूसरे लोग मास्क नहीं पहनते थे, तब भी मेरी सेलिब्रिटी नाकाब पहनकर घूमती थी। और अब ये जो है सन 2007 की है और अभी जो सन 2007 नहीं 1999 की है और अभी काफ़ी वक्त हो चुका है। जब जरूरत नहीं थी तब भी मेरी सेलिब्रिटी मास्क पहनती थी, लेकिन ये मोहतरमा को देखो कोविड-19 के दौरान भी मास्क नहीं पहनी है। अब ये तो मैं देखती हूँ। अब मैं थोड़ा सा लिंक पे जाती हूँ, तो आप मुझे गलत मत समझना, मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टीज की हेड में बिल्कुल नहीं हूँ। तो
मुझे लेफ्ट विंग के पक्ष में बात करना पसंद है और मैं खुद राइट विंग की हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल डिबेट करना मुझे अच्छा लगेगा। क्या ना यहाँ पे ये जो लिंक जहाँ की है वो जिस वक्त की है वो है सितंबर 11 सन 2020। तो आप नोट कीजिए यहाँ पे सितंबर 11 सन 2020 में सबने मास्क पहनी हुई है, लेकिन ये मोहतरमा मास्क नहीं पहनी। तो कोविड-19 के साथ ये किस तरह की बहादुरी है वो हमें भी समझ में नहीं आया। आप पेट्रियोटिज्म क्या नहीं, यहाँ पे तो भाई पेट्रियोटिज्म की बात तो अलग है। तो आप इमेज शूट करते हैं कि नहीं करते ये तो बात की बात है। आप जो है तो महाराष्ट्रियन फैमिली, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है तो बनारस में पैदा हुई थी, लेकिन वो जो थी तो उनकी फैमिली जो थी वो महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करती थी, यानी कि तो छत्रपति शिवाजी के जो मराठे वाले थी। तो यहाँ पे उनके लक्ष्मीबाई के जो पिताजी थे, ओके अभी बार बार खत्म क्यों कैसे हो जाती हैं। खैर रानी लक्ष्मीबाई के जो पिता जी थे वो अनऑर्थोडॉक्स वे में उनको परवरिश की है और हाथी और घोड़े पे चढ़ना कैसे चढ़ा जाता है वो सिखा रहे थे। उनको भाई मार्शल आर्ट्स में हॉर्स राइडिंग, उनको भाई मार्शल आर्ट्स का भी ट्रेनिंग ली जाती थी, जहाँ पे हॉर्स राइडिंग, शूटिंग एंड फेंसिंग की बात होनी थी। तो शुरुआत में तो मैं समझती थी कि रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी पे कभी रोस्ट नहीं करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि रोस्ट अभी स्टोरी पे आ गई है, क्योंकि जो यहाँ पे जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मार्शल आर्ट में जो है हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, फेंसिंग की बात अलग है, लेकिन हॉर्स राइडिंग और शूटिंग्स जो है वो कभी मार्शल आर्ट की हिस्सा बन ही नहीं सकती, क्योंकि आपको अगर हॉर्स राइडिंग करनी हो या फिर जो शूटिंग करनी हो, ये शूटिंग फिल्म की जब रानी लक्ष्मीबाई के ज़माने की है, जो शूटिंग का मतलब एरो शूटिंग या फिर गन राइफल शूटिंग ही तो होंगी, है ना। तो ये तो आज के ज़माने के तो है नहीं जो मैंने फिल्म शूटिंग हो रही हो। तो मुझे नहीं लगता कि हॉर्स राइडिंग और शूटिंग जो है वो मार्शल आर्ट के हिस्से बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, फेंसिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। तो फेंसिंग तो ओके हो सकता है पहले जमाने के मार्शल आर्ट में जो फेंसिंग होते हो, लेकिन आजकल जो मार्शल आर्ट में तो भाई फेंसिंग भी नहीं होती भाई। तो यहाँ पे
मार्शल आर्ट के फॉर्मल ट्रेनिंग रानी लक्ष्मीबाई जो मार्शल आर्ट के फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग, राइफल शूटिंग, एरो शूटिंग और फेंसिंग, ये क्या ये ऐसे मार्शल आर्ट के लिए पोजीशन पे आ सकते हैं। तो मार्शल आर्ट पे पोजीशन के जो होना चाहिए वो शायद कुछ इस तरह हो। मार्शल आर्ट्स, ओके मार्शल आर्ट्स। तो अभी मैंने कुछ शायद मार्शल आर्ट्स के बारे में अभी भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं रिसर्च कर रही हूँ। ओके मार्शल आर्ट्स में, अच्छा ये भी मार्शल आर्ट्स के हैं, हो सकते हैं दोनों हाथ के तलवार के बात हो। ओके तो मेरे पास दो तरह के मार्शल आर्ट्स को भाई मार्शल आर्ट्स समझती हूँ। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होता होगा। मैं तो जिस तरह के मार्शल आर्ट्स में जानती हूँ तो वो ये मैं अभी दिखाती हूँ। कराटे, ओके तो ये है पहली मार्शल आर्ट्स जो मैं पर्सनली देखती हूँ कि इस तरह के मार्शल आर्ट्स होते हैं। तो ये जो है पहला पॉइंट। और दूसरी तरह के मार्शल आर्ट्स को मैं पर्सनली रोज देखती हूँ। तो वैसे मैं मैं खुद नहीं करती, लेकिन सामने वाले टीवी में देखती हूँ। ओके और दूसरा है कुंग फू। दूसरा जो है वो है कुंग फू। तो जिस तरह के मार्शल आर्ट को हमारे यहाँ पे देखा जाता है वो है कराटे और कुंग फू। तो यहाँ पे उसके बारे में तो शायद जिक्र नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई के जो स्टोरी में भी कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे एक बार कहा जाता है 1835 में पैदा हुई थी, एक बार कहा जाता है 1828 में। तो ओके तो यहाँ पे खैर अभी मैं देखती हूँ मौका कैसे चल रहा है। आपको नोटिस किया होगा कि पहले बार जो मैं मनी कर्णिका के बारे में रोज की थी, ये उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं। ओके तो
तो यहाँ पे जो है रानी लक्ष्मीबाई जो हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से जो है दामोदर राव को अपने वारिस बनाना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिश रूल्स जो है वो उनको स्वीकार नहीं की है। लेकिन एक मिनट, हमारे तो कंगना रनौत की मणिकर्णिका ट्रेलर कुछ पोस्टर कुछ अलग दिख रहे हैं ना? ओके, मणिकर्णिका, तो यहाँ पे तो भाई ये वो को सुनिए यार। हाँ, यहाँ पे सीधे सीधे दिखा जा रहा है कि एक लड़की को गोद में ले रही थी। अब हमारे जमाने के नजर से देखा जाए तो सीधी सी लड़की ही दिखाई देती है। खैर उस जमाने तो मुझे नहीं लगता है कि उस जमाने में ही ये लंबे बाल वाले तो लड़की ही दिखाई देगी, क्योंकि उस जमाने में लड़का लोगों को, आज के जमाने तो कुछ लड़की भी ऐसी हुई है जो छोटे छोटे बाल रखती है। तो उस जमाने के लड़का उस जमाने में ऐसा रिवाज नहीं थे, और लेकिन उस जमाने लड़के को भी लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं थी भाई। तो इतने लंबे बाल कहाँ से आ गए? खैर यहाँ पे ज्यादातर मेरा ऐसा तो नहीं है, हो सकते हैं वो लड़का ही हो। खैर मुझे तो लड़की दिख रही है अभी। और यहाँ पे जो कार्टून, यहाँ पे जो पेंटिंग तस्वीर दिख रही है, पेंटिंग की तस्वीर दिख रही है, वहाँ पे मुझे लगता है ये लड़की ही होगी, क्योंकि अगर लड़का होता तो लक्ष्मीबाई के गोद में बैठती, ना कि पीठ में। तो यहाँ पे तो भाई पीठ में बैठे हुए हैं, तो लड़की ही होगी। क्या पता सामने वाले का क्या यहाँ पहुँचो, कुछ अजीब लग रहे हैं यार। और यहाँ पे जो दिख रहा है तो इस तरह दिखा जा रहा है जैसे कि अंग्रेज लोग काफी बुरे थे। अंग्रेज लोग इंडिया को कब्जा करने के लिए ही आए थे। तो आपने हाँ, अंग्रेज लोग इंडिया को कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो क्यों, किस लिए अंग्रेज लोग इंडिया को कब्जा करना शुरू कर दिया था, वो शायद मुझे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाजा है। हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो या फिर सही हो। तो इसके जो मेरा जो अंदाजा है वो ये है कि हमें अपनी, क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्ट नहीं दिखाई थी तो ऐसे स्क्रीनशॉट ऐसे ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे जो अंग्रेज लोग हम पर कितना क्यों कब्जा करना चाहते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारे यहाँ में कुछ पढ़ाई ऐसी होती है कि मुगलों के वक्त में और मैं जो अपना जब बांग्लादेश में हूँ तो सन 2014 में कायसर भाईजान
कैसर भाईजान जो माइकल सीजर है उनके साथ मैं बात करती हूँ, तो उनके साथ तो उस वक्त मैंने जाना है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो उस वक्त जो है मेरा कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे उन्होंने जो स्कूल के पढ़ाई की या फिर यानी कि सन 2009 सन 2010 में वहाँ पे कैसर की सोशियोलॉजी, वैसे कैसर अपनी पूरी स्कूल की पढ़ाई बांग्लादेश में ही की थी, तो कैसर के स्कूल के सोशियोलॉजी के जो चैप्टर है उसी की बात ही करनी हूँ। तो सन 2009 में या फिर सन 2010 में, हाँ सन 2010-11 में जो सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती थी, तो वहाँ पे तो ये पढ़ाया जाता था कि अंग्रेज लोग जब बांग्लादेश में आए थे तो बिना टैक्स के पढ़ाई करना, बिना टैक्स के व्यापार करने आए थे। तो बांग्लादेश में व्यापार करना उन लोगों की उम्मीद यही थी कि बांग्लादेश में व्यापार करेंगे, लेकिन कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, कोई भी टैक्स नहीं देना चाहते। तो गवर्नमेंट को तो कहते हैं अरे वो लोग टैक्स देना चाहता नहीं देना चाहता, तो हमारे यहाँ पे कोई पैसा नहीं है। तो जो मुगल लोग थे वो ऊंची कीमत पे टैक्स लेना पसंद करते हैं। खैर अब इनकी तो जरूरत है नहीं, तो अब वाईफाई की ज़रूरत थी, इंटरनेट की ज़रूरत है यहाँ पे, तो ये यहीं पे छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो वाईफाई की सॉरी क्या ठीक था, तो अंग्रेज लोग देख रहे थे कि यहाँ पे तो काफ़ी नुकसान हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज लोग जो व्यापार करने आए थे वो कोई बड़े लग्जरी व्यापार नहीं कर रहे थे। वो लोग जो व्यापार कर रहे थे वो रोटियां और एप्पल और चावल दाल और मिर्ची की व्यापार कर रहे थे, जो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन तो बताऊँ कि मैं जो आलू के पराठा जो खाती हूँ या फिर आलू के जो तरकारी खाती हूँ आलू के जो करी खाती हूँ, वो तो अंग्रेज़ों से इंग्लैंड से ही आए थे। कुछ लोग कहेंगे कि आलू जो पोटैटो जो है वो बांग्लादेश में भी मिलते थे। हाँ बांग्लादेश में मिलते थे, लेकिन मेरे आलू जो है वो इंग्लैंड से ही आए हैं। तो मेरे टाइप के जो आलू थे वो इंग्लैंड से ही। फिर अभी पहले तो पोटैटो ही कहा जाता था, अब आलू। खैर यहाँ पे अब यहाँ पे अंग्रेजों ने भी काफ़ी कोशिश की ताकि उनकी वो बगैर टैक्स के व्यापार कर सके, या फिर अगर टैक्स में व्यापार करना हो तो कम टैक्स में व्यापार कर सके। क्योंकि जो ज़्यादा टैक्स देने पर अगर मिर्ची आलू की कीमत बढ़ानी पड़ेगी तो उनसे तो कोई खरीदेगा नहीं। खरीदने के लिए दूसरे के पास जाएगा। हाँ, और हो सकता है कि ऐसे व्यापारी लोगों के पास जाएगा जो उनसे बिल्कुल पसंद नहीं। हो सकते कोई सऊदी हो या फिर कोई इराकी हो या फिर कोई ईरानी या फिर अफगान हो जो बिजनेस राइफल, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस राइफल को बेवजह ज़्यादा प्रॉफिट कमाने नहीं देगा। लेकिन बिजनेस की मोरल ये है कि हम
बिजनेस राइवलों के अगर मदद की ज़रूरत हो तो हम उसे मदद करेंगे, लेकिन हमारा कंपटीशन बस प्रॉफिट के मामले में हमारा कंपटीशन रहेगा। लोकशान में हम एक दूसरे को मदद करेंगे। खैर, और अफगानों की जो बिजनेस करने का तरीका जो है वो कि यहाँ पे बिजनेस करने के लायक तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आसानी से बिजनेस कर पाते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे मैं सिर्फ मेरी पॉइंट से बता रही हूँ, हो सकता है आपके पॉइंट्स मुझसे काफ़ी अलग हो या फिर आपके पॉइंट्स काफ़ी डिफरेंट हो। खैर, तो आप एलन मस्क के बारे में तो सभी जानते हैं, तो मैं यहाँ एलन मस्क की यहाँ पे बात नहीं करूँगी, बस अपनी गर्लफ्रेंड्स इनसे अपना सिर्फ डेमो दे दूँगी, क्योंकि तो भाई अगर मैं एलन मस्क की बात करूँ तो कुछ लोग कहेंगे कि एलन मस्क तो भाई मैं उनकी फेम छीनना चाहती हूँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ओके, अब होगा मेरा पेंट 3D तैयार। मैं बस एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो ओके, यहाँ पे लिख दूंगी। ओके, बिजनेस ओके, यहाँ पे बिजनेस सर्कमस्टेंस की बात नहीं। ओके, तो अब ओके, तो यहाँ पे डेमो के लिए एक इमेजिनेड बिजनेस वुमेन पेश करना चाहती हूँ, जो हकीकत में कोई बिजनेस वुमेन तो है नहीं, लेकिन फिर भी डेमो के लिए रखना चाहती हूँ। तो आप तो जानते ही हैं, तो जोना पेट्रा ओके, हाँ हाँ, टेक एंटरप्रेन्योर। भाई आप मेरी अंग्रेजी तो वैसे ही कमज़ोर है, तो एंटरप्रेन्योर लफ्ज़ काफ़ी गलत हो सकता है। आप टेक एंटरप्रेन्योरमेंट प्रोडक्ट। ओके, तो आप उनकी टेक एंटरप्रेन्योरमेंट के प्रोडक्ट्स जो है वो तो भाई फास्ट सुपर कार और लॉन्च इन इंडिया। ओके, तो फर्स्ट
मैं बस डेमो दे रही हूँ, हकीकत में ऐसा कुछ करने नहीं वाली। ओके वेल आप यहाँ पे देखती हूँ अभी अजान चल रहा है तो मैं बाद में बात करती हूँ। और ओके ओके तो अभी रिकॉर्डिंग ठीक से चल रहा है। ओके तो रिकॉर्डिंग बढ़िया चल रहा है, तो अभी शुरू करती हूँ। सेलिंग एक्चुअल वैल्यू without tax और अभी इसका मैं अपनी यूएस डॉलर में रखूंगी तो वेल 1 मिलियन, बस 1 मिलियन रखूंगी। ओके तो एक्चुअल जो सेलिंग बिना टैक्स के जो सेलिंग एक्चुअल वैल्यू वो 1 मिलियन ही है। और आप वो कुछ यूँ है कि यहाँ पे टैक्स गवर्नमेंट ने जो टैक्स की रूल जारी करी है तो उसके हिसाब से तो जो है 50%। मैं 50% इसलिए सेट कर रही हूँ क्योंकि अंग्रेज जब व्यापार करने वाले थे हैं तब इसी रेट के टैक्स उन्हें देना पड़ता था। ओके अब सेलिंग ओके है selling actual selling value with tax। I mean up with tax okay actual okay अच्छा okay actual तो 1.5 millions और अब जो ना
डिस्काउंट। अच्छा जोना होता डिस्काउंट अच्छा আমি कुछ करबो तो हरे। अच्छा फिर ठीक करती थी वो। हाँ ओके तो 15 ओके अभी अभी ओके আমি इसको देखती हूँ। when you come আমি लिखती हूँ बस डेमो देनी हो 715 ओके। जिनको समझ में नहीं आता उसको मैं अभी समझा देती हूँ। तो मेरी गर्लफ्रेंड जोना पेट्रा हार्ट टेक, मैं बस डेमो दे रही हूँ उनकी कैरेक्टर की। मेरी गर्लफ्रेंड जोना पेट्रा टेक एंटरप्रेन्योर, वो इंडिया में अपनी सुपर कार को फर्स्ट सुपर कार को इंडिया में लॉन्च करना चाहती थी। तो इंडिया में अगर फर्स्ट सुपर कार लॉन्च हो जाए तो हम इंडियंस लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी हुआ कुछ यूँ है कि यहाँ पे बिना टैक्स की अगर अपनी कार बेच भी दे तो वो 1 मिलियन में कार बेच देंगे। तो चलिए तो 1 मिलियन में अगर कार बेच भी दे तो 1 मिलियन भाई जोना पेट्रा के पास रहेगा। तो अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लागू की है 50%। तो 50% लागू करने के बाद उनको लगा है कि अगर 1 मिलियन में मैंने वो कार बेच दी तो मुझे जो है 5 लाख US डॉलर जो है वो गवर्नमेंट को देना होगा। तो मेरा तो एक फायदा सिर्फ 5 लाख US डॉलर ही है, वो 1 मिलियन US डॉलर का फायदा तो मेरे पास तो है ही नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो मैंने कार के एक्चुअल वैल्यूज जो है वो होगा 1.5 मिलियंस। तो अगर मैं अपनी कार एक्चुअल अगर मैं अपनी फर्स्ट सुपर कार को मैं बेच दूँ 1.5 मिलियन US डॉलर में बेच दूंगी, जिनकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 1 मिलियन है। जो तो यहाँ पे जो है हो सकता है तो गवर्नमेंट को 5 मिलियन गवर्नमेंट को 5 लाख देने के बाद भी मुझे हो सकता है कि मुझे मेरे पास 1 मिलियन आ भी जाए। तो हो जो इंडिया के जो पब्लिक कोई और के पास जाएगा जो जिनके पास जाने पे टैक्स लेने के बावजूद भी
$1.5 मिलियन से कम होगा। कोई भी एक्चुअल वैल्यू 1.5 मिलियन से कम होगा। तो मैंने तो जोना पेट्रा ने एक तरकीब निकाली, तो 50% डिस्काउंट की तरकीब निकाली। तो ऐसे बताए थे कि जो उनकी ऐसे मार्केटिंग की है कि उनकी कार्स जो है वो अगर डिस्काउंट ना भी करे तो 15 मिलियन की थी है, और इसके जो कस्टमर्स के लिए वो 50% डिस्काउंट रखा था। तो 50% डिस्काउंट रखा था, और उसके बाद डिस्काउंट के बाद वो 15 मिलियन की फास्टेस्ट सुपर कार 7.5 मिलियन की हो गई है। तो सब भाग दौड़ में तो सब उसी के फास्टेस्ट सुपर कार ही खरीदेंगे, क्योंकि भाई 15 मिलियन की थी, 50% डिस्काउंट होने के बाद 7.5 मिलियन की हो गई। ये तो बड़े सस्ते में मिल देंगे ये, जबकि एक्चुअल वैल्यू जो है वो 1 मिलियन की है और टैक्स के बाद 1.5 मिलियन की थी। आपने बिजनेस स्ट्रेटेजी के तौर पे इनको 10 गुना दाम पे बेच दी, क्योंकि इनको सन 2020 के हिसाब से इनको उस वक्त पता था कि इंडिया के जो लोग हैं वो अगर 100 रुपये की सामने 100 रुपये की जूते की सेल, शूज की सेल हो जाए तो वो ढूंढेंगे, कस्टमर ऑल्टरनेटिव चॉइस ढूंढेंगे जो एक्चुअल वैल्यू 100 रुपये से कम हो। लेकिन अगर सामने ऐसे शूज मिल जाए तो वो जहाँ पे लिखा है कि बिना डिस्काउंट के 400 रुपये के और 50% डिस्काउंट के बाद 200 रुपये के मिल रहे हैं, तो वहाँ पे भागते भागते वही शूज खरीदने पहुँच जाते हैं। जबकि 50% डिस्काउंट दिखा के 100% वैल्यू, एक्स्ट्रा वैल्यू ले रहे हैं, जबकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप जोना पेट्रा तो थे ब्राजीलियन, तो फिर भी तो इन्होंने अब यहाँ हुआ क्या है वो मैं आपको बता दूं। इसी चक्कर में इंडिया गेम्स, भाई इंडियन गवर्नमेंट के इंडिया की जो गवर्नमेंट जो है उनका फायदा कितना हुआ वो मैं आपको बता देती हूँ। उनका फायदा हुआ 2.5 मिलियन $। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो फायदा हुआ है वो 2.5 मिलियन $, क्योंकि वैसे 50% टैक्स उन्होंने दे रखी है, तो 7.5 मिलियन $, से अगर 50% टैक्स गवर्नमेंट की 50% टैक्स जो है वो 2.5 मिलियन हुआ है, क्योंकि तो 7.5 विदाउट टैक्स में तो 5 मिलियन है और 50% टैक्स ऐड होने पर 7.5 हो गए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को मिला 2.5 मिलियन $। लेकिन उसी चक्कर में जो हुआ कुछ यूँ है, इंडिया जो है वो कितना लूज हुआ वो मैं आपको बताऊंगी। फोन
मिलियंस। ओके, तो इंडिया का जो नुकसान हुआ, कस्टमर का जो नुकसान हुआ वो 4 मिलियन का थे, क्योंकि जोनापेटा की फर्स्ट सुपर कार जो है उनकी एक्चुअल मेल वैल्यू है 1 मिलियन। तो गवर्नमेंट के ऊंची टैक्स के वजह से उनको बेचना पड़ रहा है 15 मिलियन, और 50% डिस्काउंट के बाद उनको बेचना पड़ रहा है 7.5 मिलियन। तो इंडियन गवर्नमेंट को ये दिख रही है कि उनको फायदा हुआ है ना, इंडियन गवर्नमेंट को ये दिख रही है उनको फायदा 2.5 मिलियन हुआ है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ये दिख रही है कि इंडियन कस्टमर का 4 मिलियन का नुकसान हो गया है, क्योंकि जो जोनापेटा जो है वो 7.5 50% डिस्काउंट के बाद भी 7.5 मिलियन $US में जो फास्टेस्ट सुपर कार बेच रही है वो तो भाई 1 मिलियन की है। अब तो हर बिजनेसमैन को अपना फायदा चाहिए होता है, कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता कि अपना कोई नुकसान हो। Jonapetra gains 5 millions। तो कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि अपना कोई नुकसान हो। तो ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट को हासिल हुआ 1 मिलियन $US के कार में इंडियन तो गवर्नमेंट के टैक्स के बदौलत जो 15 मिलियन में तब्दील हो $US में तब्दील हुई है, और डिस्काउंट के बाद भी 7.5 मिलियन की हुई है, वहाँ भी इंडियन गवर्नमेंट को गेन हुआ है 2.5 मिलियन। और जोनापेटा का और इंडियन गवर्नमेंट को ये दिख रही है कि 2.5 मिलियन $US इंडिया के पास गवर्नमेंट के पास आ गए हैं, लेकिन ये नहीं देख रही है कि जोनापेटा जो इंडिया की है नहीं, उनके पास 5 मिलियन हासिल हुए हैं, और इंडिया जो है 4 मिलियन $US का रहे हैं। लेकिन अगर जो यहाँ पे गवर्नमेंट कोई टैक्स माफ की होती, या फिर 10% टैक्स माफ 10% या फिर 9% टैक्स की गई होती, तो हो सकता है कि जोनापेटा 2 मिलियन में बेचते, जहाँ पे जोनापेटा 1 मिलियन अपने जोनापेटा 1 मिलियन $US अपना ब्राज़ील में लेकर जाने वाली होंगी। तो इंडिया का नुकसान तो इंडिया के 1 मिलियन $US तो कम से कम 1 मिलियन तो ब्राज़ील में जा पहुँचता, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के टैक्स के ऊंची टैक्स के वजह से जो है 4 मिलियन इंडिया के जो 5 मिलियन $US जो है वो ब्राज़ील में पहुंच चुका है। तो इतना लालच बिल्कुल अच्छे नहीं है। जिनको भाई जो बिजनेस के माइंड हमेशा बिजनेस माइंडसेट कैसे चलते हैं, वो जिनके प्राइमरी स्टेज पे है उनको पता है कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो इंडिया के कस्टमर सस्ते में अंग्रेजों से चीज़ें खरीद सके, इसलिए अंग्रेजों ने इंडिया में व्यापार करने वाले बिना टैक्स में व्यापार करना चाहा, ताकि अगर पैसा ताकि इंडिया के कस्टमरों के नुकसान काफ़ी कम हो सके और इंडिया
के जो गवर्नमेंट है यानी कि मुगल सल्तनत है, उनको टैक्स देने में माने इंडिया के आम लोगों को बड़ी आसानी हो। लेकिन तो यहाँ तो लेकिन इंडिया के बेवकूफ जो हुकूमत है वो यहाँ चाहते ही नहीं थे। तो जिसका वजह से मुगल बेवकूफ गवर्नमेंट में मतलब था, मुगल सल्तनत जो है वो ये चाहते ही नहीं थे कि इंडिया के आम लोग जो है ज्यादा पैसा देने के काबिल हो। वो लोग भाई शायद यही चाहते होंगे, मुगल सल्तनत लोग शायद यही चाहते होंगे कि इंडियन कस्टमर जो है पैसे देने के काबिल ना भी हो ही ना, लेकिन फिर भी पैसे ज्यादा पैसे देने में मजबूर हो। मतलब इनकी टारगेट है कि इंडियन कस्टमर ज्यादा टैक्स देने पे मजबूर हो, ये नहीं चाहते कि ज्यादा टैक्स देने के काबिल हो। तो यही बात थी। तो माफ कीजिएगा, थोड़ी बुखार से हूँ। अच्छा, माफ कीजिएगा, थोड़ी बुखार से हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि तो यही जो माइंडसेट जो है वो जोनापेटा समझती है कि यही माइंडसेट जो है वो हमारे यहाँ पे चल रहे थे। तो इन मुगल सल्तनत चाहते हैं कि इंडियन के लोग हिंदुस्तानी लोग ज़्यादा पैसा देने में मजबूर हो, ये नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा देने के काबिल हो। अगर ज़्यादा पैसा के देने के काबिल हो जाए तो शायद उनकी सल्तनत के तो नाम सत्य हो जाएंगे। तो इसीलिए तो इस तरह की उल्टी सीधी बातें, इस तरह की उल्टी सीधी मुगल सल्तनत की इस तरह की उल्टी सीधी जो रूल्स है, वो ही अंग्रेजों को मजबूर करते हैं कि इंडिया को रूल करने के लिए। वरना तो भाई आज सन 2020 में आज भी इंडिया में अमेरिकन बिजनेसमैन आते हैं, व्यापार करते हैं, ब्रिटिश बिजनेसमैन भी व्यापार करते हैं, रशियन बिजनेसमैन भी व्यापार करते हैं, जापानीज बिजनेसमैन भी व्यापार करते हैं। लेकिन आज तो भाई ये लोग कहीं पर भी ये नहीं चाहते हैं कि इंडिया पे पूरी तरह से इंडिया को राज करें। ये लोग भाई इंडिया में बस इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि इंडिया में व्यापार करने पे इंडियन कस्टमर और फॉरेन बिजनेसमैन दोनों का और इंडियन गवर्नमेंट तीनों का फायदा हो। तो इस तरह ही चाहते हैं। तो तो आज सबको पता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आपकी डोमेस्टिक डेवलपमेंट होती है। अगर फॉरेन लोग इन्वेस्टमेंट ही ना करें तो आपके मुल्क में डेवलपमेंट होने में बहुत देर हो जाएगी, और तब दुनिया शायद तीसरी डायमेंशन की डेवलपमेंट में चले जाए, थर्ड जनरेशन डेवलपमेंट में चले जाए, जबकि हम सेकेंड जनरेशन में अटक गए होते हैं। तो पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना करे उसी की राह में चलते हैं, और इंडिया चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। तो इस वक्त जो रानी लक्ष्मीबाई के वक्त में जो अंग्रेजों का रूल का जो हालत थे, उसी हालत आप फिर से पाकिस्तान में होने वाले हैं, क्योंकि मुगल सल्तनत उसी जिस राह पे चल रहे हैं, आज पाकिस्तानी हुकूमत ने उसी राह पे चल रहे हैं। तो आप नतीजा तो आप देख ही रहे हो। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी किस हालत पे है और इंडिया की इकोनॉमी किस हालत पे है।
क्या ना अब तीसरी पॉइंट के बारे में यहाँ पे अभी बात करूँगी, लेकिन उससे पहले जो है इस प्रोजेक्ट को, इस स्पीक प्रोजेक्ट को मैं सेव कर लूँ। ओके, ये तो भाई प्लीज ओके, इस स्पीक प्रोजेक्ट को किस्मत देखो सही निकली, स्पेलिंग सही निकली। आप जो है यहाँ पे जो मुझे सबसे अजीब पहले तो मुझे जो सीन मुझे सबसे अजीब लगा था, तो अजीब लग रहा है वो है कि झांसी के रानी जो है जब अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के जंग में लड़ रही थी, तो उस वक्त तो भाईजान तो पठान के जो डाकू लोग हैं वो भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दे रहे थे। तो ये तो भली स्टोरी में, असली स्टोरी में ना हो, लेकिन कंगना रनौत के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी में ऐसा ही है दिख रही थी। तो आपको अगर मणिकर्णिका का कंगना रनौत की झांसी की रानी वाली मूवीज देखी हो तो पठान वाला कंगना रनौत लक्ष्मीबाई एलाई पठान डाकोर बंदी दोस्त, ये सीन आपको देख ही रहे होंगे। तो ये पठान वो लोग थे जो अपने सल्तनत में थे, तो जिस तरह अंग्रेजों ने नहीं लूट पाया था उससे ज़्यादा लूट मार चाहिए तो अफगान लोगों ने की है। तो फिर भी इन डाकुओं ने जो झांसी के लोगों को पर ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, वो लक्ष्मीबाई के साथ दे रही थी, जबकि असली लक्ष्मीबाई ऐसा कभी नहीं करती। तो देखिए तो किस तरह से किस दिशा में जा रहे थे। तो ओके, आप तो भाई ओके ओके, तो आप तो भाई हमारे यहाँ पे हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, और शायद हम तो यहाँ पे मनी करनी, ये तो थी मेरी पॉइंट्स, और हो सकता है मेरी पॉइंट्स यहाँ पे जो दूसरा पहला पॉइंट जो है वो काफ़ी सही बात कर, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स दी हैं। कंगना रनौत मणिकर्णिका मूवी बजट पोस्टिंग, और दूसरा बात जो है वो झांसी की रानी लक्ष्मी वो है। दूसरे पॉइंट जो है फॉरेन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट रोस्टिंग, और तीसरा बात जो ये है कि अफगान बैंडिट्स एलाइज रोस्टिंग। तो ये 3 पॉइंट मैंने बताई है। अगर वीडियो अगर यहाँ तक देखी नहीं है तो आपको यहाँ तक झेलने की क्षमता हो चुकी है, और मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो
अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक मत कीजिए, सॉरी रिपोर्ट मत कीजिए, डिसलाइक करके बस कमेंट कर दीजिए कि मैंने कहा गलत बातें की हैं, क्योंकि मैं तो इंसान ही हूँ, तो जाहिर सी बातें तो मैं भी गलत बातें कर सकती हूँ। जो बातें करूँगी तो 100 यहाँ इस वीडियो में जो बातें करूँगी तो 100% सही होंगी भी नहीं। तो पूछो, अगर मैंने गलती की है तो कमेंट में मेरा क्रिटिसाइज कीजिए, मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि वर्ल्ड क्रिटिसाइजर को मेरी बात पहुँचे। ओके, अब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और नहीं करना है तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर चैनल में को सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। और क्या है ना, तो हमारे वीडियो तो ज़्यादा तक पहुँचती नहीं है, तो इस वजह से वीडियो को रीच मिलती ही नहीं है। क्या ना, आज अभी के लिए बस इतना ही। अब मैं नहाने जाऊंगी और तब तक के लिए खुदा हाफिज।